नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार में बुध का दिन है, सब कुछ शुद्ध दिखाई दे रहा है, मजबूती है बाजार में, लेकिन 2500 का आंकड़ा, 25,000 का माफ कीजिएगा, निफ्टी के लिए अभी भी एक दूरी बन गया है। 24,954 का स्तर देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही कि ये आंकड़ा जब 50 अंक ऊपर अगर पहुंचेगा तो क्या फिर से बाजार में एक दबाव देखने को मिलेगा। अभी 74 अंकों की बढ़त, 24,931 का लेवल देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो वो भी अभी तक बुल्स के हाथ में ही कमान दिखाई दे रही है। 1492 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1086 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एफ&ओ को लेकर के कल सेबी की तरफ से क्या कुछ सख्ती की गई है, क्या कुछ वो पूरी खबर है, उस पर भी बातचीत करेंगे और उसका असर किस तरीके से रिटेलर्स पर क्या पड़ सकता है, इस पर भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत और तमाम पहलुओं पे होगी बातचीत। लेकिन आज सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ के तौर पर संतोष सिंह जी जुड़ चुके हैं। संतोष सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। काफ़ी वोलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली है और एक बड़ा इवेंट जो है हमारे पास से गुजरा है। आप कैसे देख रहे हैं सर बाज़ार को अभी? हालांकि बाज़ार में कोई नकारात्मक, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। क्या 25,000 जो है एक बड़ी रुकावट बनेगा बाज़ार के लिए? आपकी क्या राय है? देखिए, 25,000 साइकोलॉजिकल डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाकर रुकता है। और इस बार भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि 25,000 के आसपास मार्केट में थोड़ी रुकावट दिख रही है। लेकिन नतीजे जो है वो चल रहे हैं, और जिस तरह से जो है बाहर की कुछ न्यूज़ अगर आ सकती है तो वो हो सकता है कि कोई इशू हो, लेकिन अदरवाइज मार्केट में नेगेटिव नहीं है। और इन लैक ऑफ नेगेटिव न्यूज़ कह लें कि मार्केट जो है अपनी नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादा अभी भी बहुत सारी कंपनियां जहां पर कि वैल्यूएशंस अच्छे होंगे वहीं पर आप पैसे लगाएं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। और वैल्यूएशन हम लोग अभी कंपनियों को चयन करते हैं कि किन कंपनियों में पैसा लगाया जाए, तो बहुत कम देखते हैं कि जो रीजनेबली वैल्यूड हो, क्योंकि हर स्टॉक में आप देखें कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो सावधानी थोड़ी रखनी जरूरी होगी यहाँ पर। और मोमेंटम अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपने एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4 to 5%। कहीं भी अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो उस पर, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई पर है और कोई भी ख़राब न्यूज़ जो वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो उस लिहाज से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतें और जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है जी, वहीं पर पैसे लगाएं। चलिए चलिए, एक और खबर भी है जिस पर हमको आपसे बातचीत करनी है, जो कल सेबी की तरफ से खबर आई है। लेकिन एक दो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इसका रुख करते हैं। वंदना सिंह जी का पहला सवाल लेते हैं, टाटा पावर को लेकर के है और कह रही है टाटा पावर में एंट्री लेवल क्या होने चाहिए, और मुझे बताइए कि प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। आपका सवाल ले लिया गया मैम। तो वंदना जी टाटा पावर में एंट्री लेना चाह रही हैं और हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं टाटा पावर में के बारे में बताएं कि क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए, तो टाटा पावर पे सर, पावर क्षेत्र से अग्रणी कंपनी है। बहुत सारे लोग फंडामेंटली जो है बहुत नकारात्मक नहीं रहे हैं इसके ऊपर। और पावर क्षेत्र में को लेकर के आपका व्यू क्या है? और टाटा पावर में जब 1.5% की आज मजबूती है, 450 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर जगह बचती है? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, पहले तो नतीजे नहीं आए हैं अभी इस क्वार्टर के। जी। दूसरी चीज़, हम लोग काफ़ी निचले स्तरों से आपके ही चैनल पर कई बार जो है इसको रेकमेंड किया हुआ है बाई के लिए। लेकिन इन स्तरों पर लेना है तो थोड़ा सा रुकें, नतीजों को आने दें, देखें किस तरह से है, मोमेंटम क्यों किधर की तरफ है। कल टॉरेंट पावर के नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। और आज देखिए तो करीब 16-17% अप है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि नतीजों का वेट करें, और अगर आपको लेने की सोच रहे हैं तो आप वेट करें करेक्शन का। 400 के आसपास अगर मिलता है तो आई थिंक वो एक बेटर लेवल होगा, जहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड एडजस्टेड रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। जी, चलिए, कौशल सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौशल जी को नमस्कार। सर बहुत बहुत आपका सर नमस्कार। सर कैसे हैं मेरा कौशल जी? क्वेश्चन था। सर बहुत बढ़िया सर। चलिए, ऐसे ही बढ़िया रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं कौशल जी आप? सर इलाहाबाद से बात कर रहे हैं, जो प्रयागराज हो चुका है सर। ओहो हो, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं आप। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका सर? सर मेरा ये गंधार ऑयल पे 540 शेयर हैं, 240 के भाव पर। 240 पे लिए हुए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप?
सच वैसे जब से ये रजिस्टर्ड हुआ तब से मैं होल्ड कर रखा, आगे 6 महीना और कर सकते हैं इसे। 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। अभी तो नुकसान में है आप, ठीक ठाक 240 पे आपने लिए हुए हैं। करीब करीब 27 रुपये पर शेयर का आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। आज ऑलमोस्ट फ्लैट है ये शेयर जो है। पिछले एक महीने में करीब 2.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 6 महीने में 13% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर नुकसान में है और शेयर में चढ़ते बाजार में भी थोड़ा सा एक नकारात्मक रुख देखने को मिला है। उम्मीद है कि इनका भाव आ पाएगा? क्या नज़रिया रहेगा आपका? 5-6 महीने का ही इनका नज़रिया है। तो बिल्कुल जी, मुझे याद है कि लिस्टिंग के बाद हमने बेचने की बात की थी आपके चैनल पे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ की जो कि ये स्टॉक जो है या फिर ये कंपनी जिस क्षेत्र में है, ऑयल जो है, जो हम एडिबल ऑयल है उसमें जो है, वाइट ऑयल्स जो है उसमें उसको बनाती है। दूसरी चीज़ जो है, मार्जिन काफ़ी थिन है। अगर बिजनेस देखें तो जहाँ पर कह लें कि लास्ट क्वार्टर की मार्जिन को देखें तो 4% की मार्जिन आई थी इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इसके पहले क्वार्टर में 8% थी। तो लास्ट क्वार्टर के नतीजे जो है वो उम्मीद से काफ़ी नीचे थे और अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कि हम इसमें उछाल नहीं देख पा रहे हैं। और ऐसे बिजनेसेस में मुझे लगता है कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो आपको निकलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मार्जिन बहुत थिन हो और अगर कोई भी साइकिल में आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो मुश्किल होती है इसमें रिटर्न बनाना। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोई भी उछाल मिले वहाँ से निकल जाए। कोई भी उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की सलाह है। और इस बीच मेघा धोखाने जी का सवाल है, कह रही हैं हेलो सर, मैं मनी 9 को रोज़ फॉलो करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी आपका। कह रही मेरे पास सभी शेयर आपके शो पर रिकमेंडेशन किए हुए ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कह रही मेरे पास सुजलॉन के शेयर हैं, 62 रुपये के भाव पर होल्ड करूँ और क्या यहाँ पर टारगेट हो सकते हैं? सुजलॉन के शेयर 62 पे लिए हैं, थोड़ा ऊपर आपने ज़रूर लिए, लेकिन क्या मोमेंटम रहा है। कल हमने इसको बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस किया था और इस शेयर की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है सर। अब ये शेयर जो है 69-70 पे आ चुका है। 69 रुपये 45 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। पावर पे भी हमने टाटा पावर की बात की, एक तरफा रैली रही है यहाँ पर और बहुत लोगों ने इस रैली को मिस किया और बहुत लोग ऐसे भी रहे। कुछ एक दर्शक का सवाल आया था जिन्होंने 2.5 रुपये पे लेकर के अभी तक वो होल्ड कर रही हैं। तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। ये पावर सेक्टर का BSE का चार्ट देखिए जरा, इंडेक्स का आप, क्या शानदार रैली यहाँ पर रही है। पर यहाँ पर अपसाइड और कितना रहेगा या है सर? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे क्योंकि 6-7 रुपये इन्हें मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन शेयर में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है और जो नतीजे रहे हैं उसने भी सरप्राइज़ किया, वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, थोड़ा महंगा डेफिनेटली स्टॉक दिखता है, लेकिन जिस तरह से जो है रिन्यूएबल्स स्पेस में अपॉर्चुनिटीज है उसको लेकर, और वो भी जिसे विंड मिल कहते हैं, पवन चक्की में जो है वो ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि पवन चक्की पर जो है थोड़ा फोकस कम था, लेकिन अब सरकार ऐसे मानती है कि हमारा जो है डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए रिन्यूएबल्स में भी, केवल हम जी सोलर पे ना जाएं, थोड़ा विंड मिल की तरफ भी जाएं। और उसके कारण जो है जितनी भी विंडमिल वाली कंपनियां हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में आई हैं और उसमें नंबर्स भी सपोर्टिव हैं इनके। लेकिन चूंकि 102 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको मुझे लगता है कि 65 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ज़रूर बना लें और बना के बने रह सकते हैं। जी, चलिए तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। वसीम जैदी साहब का सवाल ले लेते हैं। जैदी साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मनी 9 टीम, आई एम इन कतर, आई सी एवरी डे योर शो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कतर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने बाकी जो साथी हैं हिंदुस्तानी भाई उनको आप दिखाते होंगे जिनका शेयर बाज़ार में रुझान हो, और नहीं भी है तो रुझान थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय शेयर बाज़ार के बारे में, तो उनसे कहिए कि वो लोग भी देखा करें। इनका सवाल PFC के ऊपर है। सवाल तो इनके बहुत सारे हैं लेकिन PFC पे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अभी हम पावर पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। PFC इन्होंने लिए हुए हैं 502 रुपये के भाव पर और ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या लक्ष्य निकल करके आ सकते हैं। PFC पे अगर हम भाव देखें कि इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो चल रहा है शेयर 553 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट फ्लैट ये शेयर ट्रेड करता हुआ सर। उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में रुचि बढ़ी है। इनकी खरीद 502 रुपये की है और अभी जो है 553 का भाव है। नज़रिया इन्होंने, हमको नहीं पता है कितना लंबा इनका नज़रिया है, लेकिन ठीक ठाक मुनाफे में ये भी शेयर जो है दिखाई दे रहा है और अपने उच्चतम स्तर के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी क्या होल्ड कर सकते हैं? देखिए, होल्ड कर लें, 533 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि अगर वैल्यूएशंस वाइज देखते हैं कि थोड़े से हायर बैंड की तरफ जा रहा है। 1.8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, सॉरी प्राइस टू बुक मल्टीपल पर है ये।
और जी। प्राइस टू बुक मतलब जब भी हम एनबीएफसी कंपनीज को देखते हैं तो उसमें प्राइस टू बुक पे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 टाइम्स या जो है 2.25 टाइम्स अगर प्राइस टू बुक पे हो जाए तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, जो कि अभी करेंटली 1.8 है। तो आप होल्ड करिए, लेकिन 533 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 533 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और अभी होल्ड करिए, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। ब्रजेश जी के पास चलते हैं और इलाहाबाद के बाद अगले दर्शक हमारे हैं वाराणसी से। जी ब्रजेश जी, कैसे हैं आप? सर विपुल सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। बस ऐसे ही अच्छे बने रहिए, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बना रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर आपको। बताइए क्या प्रश्न जी, पूछना बहुत चाह रहे धन्यवाद। हैं? सर मेरा प्रश्न आईईएक्स के ऊपर है। जी। कितने? आईईएक्स सर मेरे पास 201 रुपए की बाइंग प्राइस पे है, 2000 शेयर मेरे पास है सर। और ये लगभग 2000 मैं शेयर पिछले आपने 2 साल 201 पर लिए हुए हैं? अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, और और लगभग 2 साल से मैं होल्ड किया हूँ सर, और लॉस में चल रहा हूँ अभी फिलहाल। 2 साल से होल्ड कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं ब्रजेश जी आप? सर मैं लॉस में इससे नहीं निकलना चाहता। मुझे इसीलिए एडवाइस चाहिए कि मैं कब तक इसको होल्ड करूं और मेरा लॉस कवर हो पाएगा या नहीं। चलिए, अब तो ज़्यादा लॉस नहीं रह गया, 191-92 पे चल रहा है, 10 रुपये का नुकसान है आपको। हाँ, लेकिन बीच में बात सही है कि जब रेगुलेटर को लेकर के कुछ एक बयान आए थे, उसके बाद से शेयर में थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बढ़ गया था, तब आप ज़्यादा नुकसान में आ गए होंगे। और उसके बाद से आप निकले नहीं, इसी में बने हुए हैं, नुकसान नहीं बुक करना चाहते हैं सर इसमें। अब रिकवरी मोड में है, पिछले 6 महीने में करीब 30% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। क्या अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो बुरा वक्त था वो निकल गया और अब यहाँ पर मजबूती आ सकती है? आप क्या कुछ इनको कहना चाहेंगे? इनका नुकसान अभी 10 रुपये का बरकरार है। तो होल्ड कर लें, क्योंकि नंबर्स तो सपोर्टिव हैं काफ़ी। थोड़ा सा महंगा जरूर डेफिनेटली स्टॉक है, तो वो कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं कि जो है अर्निंग्स का और प्राइस के मूवमेंट का एक कंसोलिडेशन होता है। और जबकि अर्निंग्स कैचअप करें और प्राइस जो है साइडवेज फॉर्मेशन में रहे, जी। इवन चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हेंसफोर्थ भी यहाँ से बढ़ सकता है, 250 से 300 तक जा सकता है स्टॉक। लेकिन हो सकता है टाइम लगे। और ऊर्जा में ये चीज़ कह लें कि जितनी भी कंपनियां चल रही हैं सारी, और ये उसमें एक्सचेंज है जिसमें कि लोग जो है डिमांड और सप्लाई अगर मिसमैच होता है तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो है आपूर्ति के लिए अनुबंध करते हैं। तो कंपनी अच्छी है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। केवल जो है मुझे लगता है कि टाइम इज ए फैक्टर, ज़रूर यहाँ से लगता है बढ़ जाएगा, तो इसलिए होल्ड करने की सलाह होगी। होल्ड करने की सलाह होगी। बहुत इंतज़ार किया है तो इंतज़ार का फल मीठा ही मिलेगा आपको, परेशान मत होइए। एक हमारे दर्शक है तमल सरकार जी, कह रहे हैं विपुल जी प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है तमल जी। कह रहे हैं इरडा में क्या करूं, 280 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, 279.80 में लिया हूं। सर हमने सुजलॉन पे बात कर ली, हमने पीएफसी पे बात कर ली, आईएक्स पे बात हो गई, इरेडा पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और पावर क्षेत्र में आपकी पसंदीदा कंपनी अगर एक दो चुननी हो, वो कौन सी हो सकती हैं? पावर क्षेत्र पे बहुत सवाल हैं, तो अभी तो इनका इरेडा पे एक तो उत्तर दे दीजिए। काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर लोगों ने कमाए भी हैं, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर के भाव पर ज़रूर लिया हुआ है, लेकिन ये शेयर ने हमने देखा कि काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है। जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं इरेडा में, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? और दूसरा, ये चाहे एनएचपीसी हो, एनटीपीसी हो, इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो आपकी पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? आरईसी, पीटीसी, इन सब को लेकर के अगर आपकी एक टिप्पणी हो जाए तो देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में जो है कह लें कि जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाला 2030 तक अगर देखें, सरकार की मंशा है कि आज के दिन में जो हम 25% रिन्यूएबल पे हमारा जो है डिपेंडेंसी है जी। वो बढ़कर तकरीबन जो है 75% हो जाए। और जो आज 75% हम थर्मल से लेते हैं वो कम हो जाए। कैपेसिटी नहीं, मतलब यूजेस जो करेंगे वो वहाँ से कम हो, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट गवर्नमेंट को कम करना है। और इससे जो है कह लें कि वायुमंडल में जो संतुलन है वो ठीक रहे। उस सारों चीज़ों पर जद्दोजहद करते हुए सारी कंपनियों ने, प्राय जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी बड़े केपेक्स डाल रखे हैं। और अगर आप देखें तो इंडियन रिन्यूएबल स्पेस जो है कंपनी जो है इरेडा, ये कह लें कि रिन्यूएबल स्पेस में जो कंपनियां हैं और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको फाइनेंस करती है। लेकिन काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके पास अगर है तो 255 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। पसंदीदा अगर पूछेंगे मेरे से कौन है, तो मुझे लगता है कि इसमें दो रिन्यूएबल स्पेस की कंपनियां हैं, जो कि आज के दिन में थोड़ा सा जरूर आपको लगेंगे ओवर वैल्यूड है। लेकिन सीइंग लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी साइज कि आने वाले टाइम पे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसमें एसजेवीएन और एनएचपीसी
ये दो कंपनियां हैं जहां पर कि थोड़े थोड़े करके मौजूदा स्तर पर, और कोई भी गिरावट अगर होती है तो वहां पर ऐड करना चाहिए। चलिए, तो पावर क्षेत्र को लेकर के भविष्य अच्छा है। पसंदीदा कंपनी की जब बात आती है तो संतोष जी को एसजेवीएन और एनएचपीसी ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारे सवाल हैं पावर क्षेत्र को लेकर के और दूसरे क्षेत्र को लेकर के भी, लेकिन उससे पहले कल एक खबर आई है, उसका ज़रा रुख कर लेते हैं और उसका असर क्या होगा। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए खबर। और सेबी की तरफ से सर लगातार इस तरह के अल्टीमेटम दिए जा रहे थे कि एफएनडो को लेकर के वो बहुत खुश नहीं थे इस तरीके से। और कल जो खबर आई है कि इंडेक्स डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका साइज 15 से 30 लाख तक ले जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये अभी प्रस्तावना नोट ही है, प्रस्ताव ही दिया गया है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सचेंज पर केवल एक ही रहेगा, जो कि हम देखते हैं हर दूसरे दिन एक्सचेंज पे जो है एक्सपायरी होती रहती है। एक्सपायरी डे पर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन्स को बढ़ा करके अब 3 से 5% किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रस्ताव में कही गई हैं। अब इस पर सहमति बन पाती है कि नहीं, ये देखने की बात होगी। और कॉन्ट्रैक्ट के 4% की रेंज में भी स्ट्राइक प्राइस जो है वो 4% से ज़्यादा का नहीं होगा। ऑप्शन प्रीमियम पर अपफ्रंट राशि देनी होगी। तो ये वायदा बाजार को लेकर के जो सेबी की तरफ से लगातार बातें कही जा रही हैं। पोजीशन लिमिट पर इंट्राडे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो ये कल प्रस्ताव दिया गया है सेबी की तरफ से। सर, ये आपने भी देखी होगी खबर, और इसका क्या असर आपको लगता है कि जो खास तौर से जो इंट्राडे ट्रेडर हैं और जो लोग इंट्राडे ब्रोकर जो हैं उन पर कितना, क्या वॉल्यूम पे कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है? और सेबी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वायदा बाजार में 80%, 90% लोग नुकसान कमा रहे हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि ज़्यादातर लोग जो कमा रहे हैं उनको ज़्यादा इंट्राडे में नुकसान हो रहा है। तो इसे आप एक हेल्दी कदम मानेंगे, क्योंकि अब भारतीय बाजार की डेप्थ थोड़ी सी बढ़ रही है? डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कदम है अगर लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो। और जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए जब जरूर एक डिसहार्टनिंग होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर देखिए, ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है उसमें आप देखें प्रॉफिट कितना बनता है इज डिफरेंट मैटर देन एक्साइटमेंट कितना होता है, वो ज़्यादा होता है। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट नहीं ज़्यादा बनता है, क्योंकि अगर सेबी की रिपोर्ट देख लें जो 1.5-2 साल पहले आई थी, उसमें वो बताते हैं कि 10 ट्रेडर में से एक ट्रेडर केवल पैसा कमाता है और 9 लोग जो है वो खोते हैं पैसे। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कैश मार्केट में भी उन्होंने जो है एक अपनी जो है रिसर्च जो दी कि जो है अगर इंट्राडे करता है कोई, तो उसमें से 10 में से 7 लोग जो है अपनी जो है पोजीशन पे लूज करते हैं। तो अगर ये चीज है, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली लोग लूज कर रहे हैं। और विपुल जी, अगर आप देखें लास्ट के 3-4 सालों में जिस तरह से डेरिवेटिव मार्केट एक्सपैंड हुआ है, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, पैसे खो रहे हैं। इससे लेकिन किसको पैसा मिल रहा है? तो मुझे लग रहा है ब्रोकर्स को पैसा ज्यादा मिल रहा है इससे। सरकार को एसटीटी की तरफ मिल जाता है पैसा, लेकिन पैसे लोग कमा नहीं रहे हैं। और आप देखें कि जितनी ब्रोकिंग फर्म हैं इंडिया में, उनका अगर आप उनकी अगर जो है पीएनएल को देखें तो मैक्सिमम जो है आपको दिखेगा कि डेरिवेटिव साइड से उन्होंने पैसे कमाए हैं, ऑप्शन से या फिर फ्यूचर से, उसके टर्नओवर से पैसे कमाए हैं। और अगर एक्सचेंजेस को भी देख लें, बीएससी या फिर एनएससी पे देख लें, तो वहाँ भी कमाए हैं। तो जो इसका इम्पैक्ट आएगा पहला तो ब्रोकरेज फर्म पे आएगा, क्योंकि जो लार्ज चंक ऑफ जो रिटेलर हैं उनके लिए महंगा किया जा रहा है, मतलब उनकी अप्रोच से दूर चला जाए थोड़ा, इसलिए 15 से 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज किया गया, जो कि अभी 5 से 8 लाख या 10 लाख के आसपास है। तो आपकी पहुंच से दूर होगा तो आप शायद न कर पाए, तो आपको इसमें डिस्करेज किया जा रहा है बेसिकली कि आप न करें। से भी बैन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि आप न करें, और उसको कॉस्टली अफेयर बना रहे हैं आपके लिए। क्योंकि उनको जो है उनकी रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि आप पैसे तो कमाते नहीं हैं और कैपिटल फॉर्मेशन से नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप कहें कि एक लार्जर इंटरेस्ट में से भी इस बात को कह रही है, और मुझे लगता है कि सही है। शॉर्ट टर्म में जरूर ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो शेयर बाजार में थोड़ा सा अध्ययन करके आएँ, सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, सट्टा लगाने के लिए। कि मेरे भी जानने वाले कोई मिले थे मुझे और वो बता रहे थे कि वो दिन में 15-20 लाख का वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो मैंने पूछा कि इतना, अब अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो आपको मुनाफा कितना होता है? तो किसी दिन 1000 रुपये का लॉस होता है, किसी दिन 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इतने पैसे लगा करके सिर्फ अपना इंटरटेन होने के लिए वो ठीक नहीं है, और ये जगह सही नहीं है। क्योंकि किसी दिन अगर आपको बड़ा लॉस हो गया तो आपकी बची हुई जो जमा पूंजी है वो फिर बड़ा दिक्कत करेगी। तो ऐसा काम मत करिए, और अच्छे शेयरों में अच्छे समय के लिए निवेशित रहिए, आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। चलिए, जरा हमारे साथ गुजरात से एक दर्शक हैं, जयंत पटेल जी।
चिंतन पटेल है, माफ कीजिएगा। चिंतन जी को नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम। चिंतन जी कैसे हैं और किस चिंतन में पड़े हुए हैं आप, बताइए। बस बढ़िया है, बारिश भी अच्छी हो रही है गुजरात में बारिश भी। अच्छी हो रही है गुजरात में, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है सर। बारिश होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत उमस हो रही है दिल्ली एनसीआर में और गर्मी से सबका बुरा हाल है। और बताइए आप को मनी 9 के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं सर? मनी 9 के प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहे हैं और अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सवाल क्या है आपका? सवाल है मेरा टीटागढ़ रेल सिस्टम से। मैंने 1293 में 15 से लिए है, तो अभी होल्ड करे या बेच दे, मुनाफा ले ले। 1293 पे आपने 15 शेयर लिए हुए हैं, कब लिए थे आपने ये? मैंने 40 दिन के करीब हुआ। 30-40 दिन पहले लिए थे। अब नतीजे आ गए हैं सर, नतीजे आ गए हैं और नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, तो हो सकता है आज तो 4.5% टूटा है, हो सकता है कल फिर से, क्योंकि जब खराब नतीजे आते हैं तो 1-2 दिन गिरावट रहती है। बाकी मैं संतोष जी से पूछता हूँ, जरा एक बार इसके एरोग्राफिक्स भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर कि किस तरीके के कंपनी का मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है और जो है यहाँ पर दबाव देखने को मिला। देखिए 8% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और आय में 1% की गिरावट रही है और रेवेन्यू 911 करोड़ से घट करके 903 करोड़ रुपये रहा है। मुनाफा जो है मुनाफे में हम देख रहे हैं कि जो है 62 करोड़ से बढ़कर के 67 करोड़ रुपए हुआ है और उसके चलते आज यहाँ पर दबाव जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 4.5% नीचे है, लेकिन अच्छी बात यह है तब भी आप मुनाफे में बने हुए हैं। संतोष सर, आपकी राय क्या होगी? टीटागढ़ रेल 1200 के आसपास लिया हुआ इन्होंने, 1600 के भाव है, तो थोड़ा वेट करें ऊपर जाने का आज की गिरावट के बाद, या फिर एक बार के लिए 300-400 रुपये मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना थोड़ा लाजमी है और पहले ही बुक करना था इन्हें। काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुका है और कभी भी आपके पास अगर है और आप एक बड़ी मुनाफे बैठे हुए हैं तो आपको तुरंत पूछना चाहिए अगर एक्सपर्ट के पास आए, जैसे कि आप आज पूछा। और आज जब आप पूछ रहे हैं तब जो है ऊपर से तकरीबन 250 रुपये ऑलरेडी निकल चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुनाफे में जो है वो थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर से। तो ऑर्डर बुक के लिहाज से अगर देखेंगे तो विपुल जी अच्छा है, क्योंकि मैं ऑर्डर बुक इनकी देख रहा था तो वहां पर तकरीबन जो है 14,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक कंपनी की खुद के बुक्स पे है और कुछ जॉइंट वेंचर इन्होंने भेल और जो है रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ जो है, एक तो वंदे भारत के लिए किया हुआ भेल के साथ और रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ इन्होंने व्हील बनाने के लिए किया हुआ है और उस जॉइंट वेंचर में 13,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप अगर आप देखें 21,600 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, तो काफी ज्यादा जो है ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक और नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि एक बार उससे प्रॉफिट बुक कर लें और निचले स्तरों पर मिले तब फिर से लगें, लेकिन इन स्तरों पर या फिर उछाल पर बेच लें जैसा ही है, या स्टॉप लॉस में दूं, अगर स्टॉप लॉस 1580 के नीचे जाए तो आप बेच दें या फिर उछाल हो तो बेचें। चलिए निकल जाइए सर, थोड़ा पहले निकलना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट में है, जब आपको सही लगे तो आप निकल सकते हैं। आपकी यह सलाह है, या तो वेट कीजिए किसी बाउंस का या फिर आप चाहें तो बुक कर लीजिए। सीमा दारेकर जी का सवाल है और इनका भी सवाल रेलवे को लेकर के है। करें IRFC के 100 शेयर लिए हुए 190 में, 1 साल का प्लान है, क्या करें? 1 साल का नज़रिया है। IRFC में 190 के भाव पर आपने लिया हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ये ज़रा हम पूछ लेते हैं। अभी 190 पे लिए, 194 का भाव देखने को मिल रहा है, ये भी आज आधे % नीचे। आज रेलवे शेयरों में दबाव है, इरकॉन भी 2.25% नीचे है, RVNL में भी 2.25% के आसपास की गिरावट है। एक अच्छी रैली के बाद बजट जब आया था उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब लगा कि शायद अभी गिरावट कंटिन्यू रहेगी, लेकिन फिर से बीच में जो है हमने देखा कि रेलवे में एक रफ्तार आई। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? 4 रुपये इनको मिल रहे हैं, 1 साल का नज़रिया है। देखिए, अगर साल भर का नजरिया है तो अलग चीज़ है, लेकिन पहली चीज़ कि रेलवे में जो वैल्यूएशंस हैं अगर आप देखें तो बहुत क्रूशियली आपको कंपनियों को देखना होगा कि कौन सी कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है, कहाँ पर ओवर वैल्यूएशंस हैं। तो मुझे लगता है कि IRFC इज वन की वहाँ पे लगता मुझे ओवर वैल्यूएशंस हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है अगर देख लें कि NBFC की तरह है और सरकार को पैसे जुटाने में मदद करती है। कंपनी की कमाई बहुत अच्छी है क्योंकि कमीशन इनकम इनके गवर्नमेंट जो है रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से काफ़ी मिलता है। और जो भी पैसे जुगाड़ करती है जो है रेलवे के लिए, उसका ओनर्स जो है रेलवे पे ही होता है। तो इनका कोई भी NPA या कुछ इस तरह से नहीं है क्योंकि सरकारी कंपनी है। दूसरी चीज़ वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो बुक वैल्यू
करीब करीब 38 से 40 के आसपास की है, और जो है करंट मार्केट प्राइस 200 के आसपास है, 194। तो काफ़ी बड़ा लगता है कि वैल्यूएशन गैप जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो उस लिहाज से एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके रहें आप यहाँ पे। कहीं भी 2 से 4% का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। रेलवे में जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे लगता है कि इरकॉन हो या आरवीएनएल हो, नॉट एट दीज लेवल, अगर यहाँ से करेक्ट होते हो तो आपको जो है करना चाहिए। इरकॉन और आरवीएनएल में थोड़ा सा करेक्शन आए तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। चूँकि आपने इरकॉन का जिक्र कर दिया है तो इरकॉन पे भी सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं 232 पे ले रखे हैं मैंने, क्या करना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख मुझे इन्वेस्ट करना है, सजेस्ट कीजिए। तो वो जहाँ निवेश करना है सर उसके लिए चुन चुन के सेगमेंट होगा, लेकिन चूँकि इरकॉन पे बात हम कर रहे थे तो इरकॉन 232 के भाव पे कैसा लग रहा है सर आपको? इन्होंने खरीदा के रखा हुआ है अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने। तो देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल अगर आप देखें तो ये तकरीबन जो है 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे है, जी। और ईवी एबिटा की बात करें तो 16 टाइम्स पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 17 के आसपास है। तो सारे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और नंबर्स में ग्रोथ रही है काफ़ी। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर लें। कोई अगर लेने की सोच रहा है तो आपको 250 रुपये के आसपास मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल होगी कि वहाँ पे से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कि ये शुड जो है पोर्टफोलियो बिल्ड जिसे कहते हैं उसको धीरे धीरे वहाँ से। तो इनके पास 232 के हैं तो इनको तो अभी बने रहना चाहिए ना सर? हाँ हाँ। बिल्कुल। चलिए, तो अच्छे मुनाफे में है, बने रहिए। थोड़ा नीचे आए 250 के आसपास और आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। अगले आप दर्शक हमारे पटियाला पंजाब से हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर। कैसे हैं सर? अपना नाम बताइए सर। बढ़िया सर। गुरमुख सर, गुरमुख। गुरमुख जी, चलिए, बड़ा अच्छा नाम है सर आपका, और पटियाला पंजाब से आप बोल रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं। कैसे हैं सर आप, और क्या प्रश्न है आपका? सर इंडस टावर के मेरे पास शेयर है 340 शेयर 446 के भाव में। होल्ड की मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा। कब मेरे को एक्सेप्ट या फिर वेट करना चाहिए? 446 के भाव पर आपने लिए हुए हैं? हाँ, 340 शेयर है। 340 शेयर है, और होल्ड करने की कोई समस्या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए, आज तो दबाव यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने 2640 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दे दी है, और उसके चलते आज दबाव जो है वो यहाँ शेयर में देखने को मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए? होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो है आज इस शेयर में दबाव है। अच्छी रैली के बाद इन्होंने लिया, मुझे लगता है थोड़ा ऊपर की खरीद इनकी जरूर हो गई है, लेकिन इनके लिए क्या सलाह रहेगी, अभी क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, आपने जिस स्टॉक को खरीदा है उसका रेंटल बिजनेस है। पहले आपको समझना चाहिए कि रेंटल बिजनेस में आप एकदम जाकर हाइपर लेते हो, और रेंटल मतलब टावर के रेंटल बिजनेस पे है कंपनी, और उससे जो भी पैसे आते हैं फिर वो अपने जो है शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। मतलब जैसे कि इक्विटीज में जो होता है कि कंपनी बहुत तेज पैसे बनाएंगी, उस तरह से नहीं है। स्टेबल इनकम फ्लो है। आप देखेंगे कि ओवर द ईयर धीरे धीरे इनकम इनकी बढ़ती है। और कभी जो है अगर वोडाफोन आइडिया में जिस तरह से इशू हुआ था बीच में कि उन्होंने पैसे पेमेंट नहीं किए थे, तो वो काफ़ी नीचे चला गया था। तो आपने एकदम टैग जो है एकदम काफ़ी ऊपर जाके लिया है। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। आप कहाँ पे होगा वो मुझे लगता है कि 434 जो कि अभी करीब करीब जो दाम चल रहे हैं उसी के आसपास एक स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस बना ले। और उसके नीचे जाता है और सब्सटैंशियल करेक्शन हो तभी इसमें एंटर करें। इस करंट मार्केट प्राइस पे एंटर किया है, वो डिस्कम्फर्ट है मेरे लिए वैल्यूएशंस के लिहाज से। चलिए, इस बीच 900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज है, हमारा जो ऐप है मनी9 का, उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी भी दर्शकों की संख्या को आप लोग बढ़ाते रहिए। इसके लिंक को जितना हो सके अपने परिवारजनों, अपने ऑफिस के कलीग्स और उनके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मनी9 का ये परिवार और विस्तृत रूप से तमाम लोगों तक पहुंच सके। और जब इसका एक बड़ा हिस्सा जब हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं रात को 8 बजे, तो बहुत लोग उस पर कमेंट करते हैं कि ये लाइव कब आता है। तो चूंकि ये मनी मास्टर का हिस्सा होगा, ये हिस्सा जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार जो लोग भी रात में देखते हैं उनके लिए से निवेदन है, अगर आपके पास दिन में समय हो तो 1 से 2 में आप जुड़ करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को शामिल करते हैं हमारे दर्शक के। और इस बीच शुभ्रा रानी जी कह रही हैं आइनॉक्स ग्रीन की
मैं एंट्री और टारगेट बता दीजिए कि मुझे किस भाव पे एंट्री करनी चाहिए। तो आइनॉक्स ग्रीन पे अगर हम देखें अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है, तो वो चल रहा है वो देखने को मिल रहा है 180 के आसपास। आपकी क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? एंट्री करना चाह रही हैं, अभी ग्रीन एंट्री की नहीं है इन्होंने, तो जानना चाह रही हैं कि क्या मुझे ग्रीन में, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी में 176 के आसपास चल रहा है, 3% टूटा हुआ है। देखिए, पहली चीज़ है कि कंपनी की पैरेंटेज तो काफ़ी अच्छी है, प्लस जो है ग्रीन एनर्जी में है कंपनी। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप देखें, और वो भी विंड पावर में है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि शायद ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी काफ़ी अच्छी। तो अभी के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तो 180 के पास आप देखें डबल टॉप है। तो एक तो यहाँ पर आपको एकदम अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि 160 के आसपास आए तो देखें, और 158 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। कंपनी, आपको ध्यान मतलब जानकारी रखनी चाहिए कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। लास्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट आया था, और वो भी जो है अदर इनकम पोर्शन से प्रॉफिट था, न कि इनके जो है बिजनेस एक्टिविटी से हुआ है। तो और कंपनी का वैल्यूएशन 5,000 करोड़ है विदाउट बीइंग मतलब मेकिंग प्रॉफिट। तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स किए जा चुके हैं, तो टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा आपको इसको। तो करंट लेवल पे अवॉइड करें। टेंडर पे अवॉइड करें, ये फिलहाल राय यहाँ आपके लिए निकल करके आती हुई। और अगला दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हैं शर्मी जोशी जी, कह रही हैं मरीनाइन के रियल हीरो को नमस्ते सर। मैम, सबसे बड़े हीरो आप लोग हैं। कह रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी बात यह कि आप एक स्टॉक पर पूछने पर पूरा सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। धन्यवाद आपका मैम। कोशिश ये रहती है कि बाकी दर्शकों के सवाल भी शामिल हो जाएं। बीएससी के ऊपर इनका सवाल है, कह रहे हैं कि 40 हैं, 2650 की रेट पे हैं, और कह रही हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैम, हम लोग आपके प्रशंसक हैं कि आप लोग नियमित रूप से इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम देखने के लिए जुड़ते हैं, अपनी टिप्पणियां देते हैं, और हमको भी ये सुझाव मिलता है कि कैसे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जाए। लेकिन बीएससी की बात करें तो अभी 2585 का भाव देखने को मिल रहा है, और क्या मूव आज है यहाँ पर 7% से ज़्यादा की तेज़ी बीएससी के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इनके लिए, शर्मी जी के लिए? और इनकी खरीद का भाव जो है वो है 2650 का। आज की 7% की रैली के बावजूद ये नभी नुकसान में ही है। अभी बीएससी पे क्या रणनीति होनी चाहिए सर आपकी? और ख़ास तौर से जो खबर वायदा बाजार को निकल करके आई है, क्या इसका असर नकारात्मक रूप से शेयर पर भविष्य में पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव होगा। मुझे लगता है कि सारे ब्रोकरेज हाउसेस पे और जितने भी एक्सचेंजेज हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सचेंज की इनकम या उनकी पीएनएल को देखेंगे तो बहुत एक सब्सटैंशियल पोर्शन डेरिवेटिव से आता है। और अगर चूंकि अभी तक जो है वो फ्लोट किया पेपर उन्होंने, डिस्कशन पेपर, और अगर वही चीज़ें लागू हो जाती हैं, जो कि ऑलमोस्ट प्राय होती हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स होंगे, तो उसमें जो आमदनी की हिट होगी वो एक्सचेंजेस को होगी, और जितने भी ब्रोकिंग फर्म हैं उनको होगी। लेकिन दूसरी चीज़, अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो आप देखें कि इंडिया में अभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत कम पेनिट्रेशन है पूरी आबादी का, और बहुत जो बड़ा चंक है सेविंग का वो बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, उधर की तरफ ज़्यादा जाता है, और स्टॉक मार्केट में कम आता है पूरी आबादी का। तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली है, और ये स्टॉक्स या फिर कह लें कि जितने भी एक्सचेंजेज हैं, दे आर ऑन द कस्प ऑफ अ बिग बुल रन अभी भी हैं। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर ये हिकअप्स होंगे, क्योंकि सेबी इस तरह से चीज़ें सोच रही हैं, सेबी और सरकार दोनों सोच रही हैं कि ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को मार्केट में कम किया जाए। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा है, और शॉर्ट टर्म में जो है वो कहना मुश्किल है। इसलिए लंबी अवधि का नज़रिया हो तो आप सब्सटैंशियल करेक्शन पे जरूर इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं और राजेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली से ही मौजूद हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी नमस्ते। राजेंद्र जी नमस्कार। राजकुमार, माफ कीजिएगा, राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली में किस जगह से रहते हैं आप? सर मैं दिल्ली गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। अच्छा, गुड़गांव से बात कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न एमटीएनएल को लेके है कि एमटीएनएल में ना तो अपर सर्किट पे निकल पा रहे हैं ना लोअर सर्किट पे, बस निकलना चाहते हैं, कैसे करते हैं? उसमें कुछ लगे हुए हैं 73। तो किस भाव पे लिए थे आपने? 89 पे? 89 से 73 सर। 89 पे 73 शेयर लिए थे। क्या सोच के लिए सर आपने कि सस्ता है इसलिए ले लेते हैं?
नहीं नहीं सर, ये सोच के नहीं लिया था। मुझे देख रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में तो काफी सुनने में आ रहा है कि काफी मतलब गवर्नमेंट इसको फोकस कर रही है, इसलिए लिया था क्योंकि रिलायंस ने ऑलरेडी अपना टैरिफ रेट बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। तो आई चलिए। थिंक लग रहा था गवर्नमेंट शायद प्रमोट करेगी इसको, एमटीएनएल को, कुछ इस तरह से इसलिए लिया था। अब आज तो कुछ नहीं कर सकते, आज तो लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब अपर सर्किट जब लगे तो फिर आपके लिए मौका हो सकता है कि आप बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक महीने के अंदर 101% ये शेयर चल गया और इन्होंने बिल्कुल पीक के आसपास मुझे लगता है जाकर के लिया था, 89 पे लिया। तो आपको तो 97 पे मौका मिला होगा निकलने का। कुछ ही सेकंड मिला था, 30-40 सेकंड तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तब तक वो अपर अच्छा। सर्किट लो सर्किट में चला जाता। चलिए ठीक है सर, एमटीएनएल में अब ये निकलना चाह रहे हैं और या तो शेयर में अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है। आज लोअर सर्किट लगा हुआ है, आपकी सलाह क्या रहेगी हमारे जो दर्शक हैं राजकुमार जी उनके लिए? तो देखिए, इन्होंने मुझे लगता है कि हियर से पे लिया है, और कभी भी आप जब पैसे लगाएं तो बहुत ठोक बजाकर देखना चाहिए। सरकार का फोकस है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ग्रॉसली आप देख रहे हैं। नेट रूप से आप देखें तो सरकार ने डेफिनेटली बजट में टेलीकॉम पर अपना एलोकेशन बढ़ाया है। लेकिन ये अगर पर्टिकुलर हम महानगर टेलीफोन की बात कर लें तो कंपनी में ऑपरेशनल प्रॉफिट में जो देख पा रहा हूँ 2021 में था, वो भी 75 करोड़ का था, और लगातार 3 सालों से कंपनी में ऑपरेशनल लॉसेस हैं 300-450 करोड़ के आसपास के। और अगर 2013 से लेकर 2020 तक देखें तो ऑपरेशनल लॉसेस थे, वाइडन हुए, मतलब 2900 से लेकर 1400 करोड़ साल के करीब के लॉसेस हैं इनके। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, चूंकि ये एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है एमटीएनएल, और जो है सरकार को रखनी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दूर संचार में उनको अपने पास रखनी पड़ती हैं, इसीलिए जो है शायद सरकार ने इसको जो है बेचा नहीं और उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल। और क्योंकि दूर संचार जो है किसी भी देश का बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीज़ होती है, तो उस लिहाज से ज़रूर है। लेकिन क्या निवेशक के निवेश के लिहाज से अच्छा है? मुझे नहीं लगता कि है। एक गलती हुई है, मुझे नहीं मालूम कि अब ये कब इनको मिलेगा, लेकिन एक गलती कर चुके हैं। प्रॉफिट नहीं कमाती है कंपनी, उसमें पैसे लगा दिए हैं ऑन हियर्स से। तो अब जैसे ही मौका मिले, लेकिन इनको निकलना चाहिए। जैसे ही मौका मिले आपको निकलने की ही सोचनी चाहिए। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं मत तलाशिए टेलीकॉम को लेकर के। टेलीकॉम में प्ले करना है तो अच्छे प्लेयर्स के साथ प्ले कीजिए, कम से कम आपको निकलने की और आगे एवरेज करने की सलाह तो रहेगी आपके पास। लेकिन यहाँ तो आप एक बार अंदर घुस गए तो आपको निकलने में भी हो सकता है मौका जो है तलाशना पड़ रहा है। सुनील बिश जी कह रहे हैं कि हेलो नमस्ते विपुल जी और संतोष जी, मैं मुंबई से हूँ। लास्ट 2 हफ्ते से मेरा सवाल नहीं लिया गया है। मेरा सवाल संवर्धना मदरसन पर है। इस स्टॉक पे आपकी राय चाहिए। तो राय तो मिल जाएगी सर आपको, लेकिन ये बताइए कि आपने शेयर ले रखा है, नहीं ले रखा है, किस भाव पे ले रखा है। ये अगर प्रश्न में आप स्पष्ट कर दें तो आपको सही राय मिलने में काफ़ी आसानी होगी। खैर अभी के लिए 0.25% ऊपर है, 197 का भाव है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर इनकी ये आपकी राय जानना चाहते हैं सर कि अभी क्या करना चाहिए। पिछले 6 महीनों में यहाँ पर रैली भी अच्छी रही है, करीब 70-74% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी अगर आपके पास है एकदम होल्ड करें। कंपनी के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर तो काफ़ी बढ़िया नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो होल्ड करने की सलाह होगी। आपने एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 190 के नीचे का, और 190 के नीचे का और स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस रखें। उसके नीचे जाता है तो निकलें, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी 120 रुपये से मैं देख रहा हूँ कि आ चुकी है। तो ये पूरा जो है इतना बड़ा गेन कहीं करेक्शन में नहीं चला जाए, उसके लिए स्टॉप लॉस का सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन कंपनी ने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा किया था जी। इस बीच बलबीर भारद्वाज जी कह रहे हैं विपुल सर और संतोष सर को नमस्कार। सर मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे। और सर मेरा सवाल है कि मेरे पोर्टफोलियो के लिए मैं 10 साल के लिए 5 शेयर नाम बताने की कृपा करें। सर अगर आप कार्यक्रम देख रहे होंगे तो बहुत सारे शेयरों के नाम लिए गए, पावर क्षेत्र में नाम लिए गए 2, बाकी क्षेत्रों में नाम लिए गए। हाँ, बाजार हाई पर है तो थोड़ा थोड़ा खरीदने की सलाह आपको अवश्य दी गई है, तो आपको बहुत सारी सलाहें मिल जाएंगी। बाकी एक चुन चुन के सेगमेंट हमारा होता है, उसमें भी कुछ शेयरों पे हम बातचीत करेंगे। रीमा जी कह रही हैं सर एक बार RVNL के 80 शेयर लिए 620 पर 20 से 25 दिन के लिए। मैम 20 से 25 दिन के लिए जो है सवाल मत पूछा कीजिए, क्योंकि 10-15 दिन में जो है
बाजार में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है और हमारे यहाँ जो भी विश्लेषक आते हैं वो आपको सलाह यही देते हैं कि 5 दिन 10 दिन, और सेबी की तरफ से भी अब रूलिंग यही, कोशिश यही है कि जो लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, अपने पैसे को सुरक्षित रखना है तो लंबी अवधि के लिए अगर आप पैसे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और छोटी अवधि के लिए भी लगा रहे हैं तो कम से कम 1-2 महीने का नज़रिया तो रखना चाहिए आपको। बाकी आरबीएल पे हमने चर्चा की है, अभी आप थोड़ी देर में बातचीत में कार्यक्रम को पीछे ले जाके सुनेंगी तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इस बीच राहुल यादव जी एचएल को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। 5265 पर इन्होंने लिए हुए हैं 18 शेयर, कह रहे हैं कि क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं। तो सर अब डिफेंस को लेकर के भी एक टिप्पणी हो जाए, क्योंकि डिफेंस पे हमने आज ज़्यादा बात की नहीं। रक्षा क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, और ख़ासतौर से एचएल पे इनका प्रश्न है। बाकी सवाल भी है बीईएल बीडीएल इन सबको लेकर के, लेकिन एचएल पे आपकी राय क्या रहेगी? अभी 200-300 रुपये के नुकसान पे हैं, 5265 की खरीद है। देखिए मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको निराशा हो थोड़ी, लेकिन जो है पूरे रक्षा क्षेत्र, और मैं कहूँगा कि थोड़ा स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। और स्टॉप लॉस के रूप में एटलीस्ट मुझे जो दिख रहा है कि तकरीबन जो है 4900 के नीचे जाता है तो एक बार निकल जाए, फिर निचले स्तरों पर आएँ। पूरे रक्षा क्षेत्र में अगर आप देखें विपुल जी तो बजट में भी सपोर्ट दिया गया है, और बजट में कोई डेविएशन नहीं है, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट चूँकि आत्मनिर्भरता की बात कर रही थी और काफ़ी रेटरिक थे पहले, अभी उतना रेटरिक नहीं रहे हैं, लेकिन एलोकेशन टू दी बजट जो है कह लें कि रक्षा क्षेत्र की तरफ उतना ही है। तो और जो है सारी चीज़ें उसी तरह होंगी कि आत्मनिर्भरता होगी, और उसमें जितनी कंपनियां हैं, एचएएल की बात कर लें या फिर शिप बिल्डिंग जितनी भी 3 कंपनियां हैं, वो तो इन जगह सारी जगह बीईएल जो कि पार्ट सप्लाई करते हैं, तो वो ये सारी कंपनियों में काफ़ी प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। बट लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको कि ये सारी चीज़ें देखते हुए मार्केट ने इनको काफ़ी बढ़ा दिया है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। निचले स्तरों पर जब कभी भी मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन हो वेट करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वॉरेन बफेट जो है उन्होंने 10 साल इंतजार किया था गोल्डमैन सैक्स को खरीदने के लिए, क्योंकि उनके प्राइस पे नहीं मिल रहा था या उतना रिजनेबल वैल्यू नहीं था, और 2008 की जो क्राइसिस आई थी यूएस में लेमन ब्रदर के बाद फिर उन्होंने खरीदा। तो आपको भी वेट करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, और जब कभी भी मिले तो आप लें। चलिए सर, हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल तो मुझसे मिस हो गया है कि उनका एग्जैक्ट सवाल क्या था, लेकिन अभी उनकी टिप्पणी आई कि आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते हैं। अनवर शेख साहब का सवाल है और ई प्रोटीन को लेकर के वो जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है ई प्रोटीन पे। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? तो प्रोटीन बोल के साथ जी, मुझे जहाँ तक प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से है। हाँ हाँ जी प्रोटीन ई, हाँ जी। तो देखिए मुझे लगता है कि चूंकि शायद नतीजे कल आए थे जहां तक मुझे दिख रहा था, और नतीजों में थोड़ी सी जो है थोड़ी सी नरमी थी, जिसके कारण कि जो है इसमें थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लंबी अवधि के लिए रखें, और जितने भी डिजिटाइजेशन हैं, डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन होना, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करती है ये, और लंबी अवधि में आपको रखना चाहिए ये, और कभी भी करेक्शन हो तो ऐड करते रहें उसमें।